श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा कि कर्म ही तेरा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। समझ लीजिए नीट एक युद्ध है, एक युद्ध में आपको जाना है और वहाँ पे आपको फतेह करके आनी है। तो इसी तरह अब आए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, बस उसको सीखना है। तो अगर आप उन क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो आप एक बार यही सोच लीजिए कि मैं अगर ये मैंने छोड़ दिए तो ये अगर नीट में आ गया तो मेरे स्कोर को ये दिक्कत दे सकता है। डेथ के कारण मेरे 12-15 दिन तो है वो क्लास एब्सेंट रही। कि आपने उसको रिकवर कैसे किया। मान लो 2 हफ्ते की 2 वीक की जो आपके टॉपिक्स है, 12th के टॉपिक्स थोड़े से डिफिकल्ट तो होते ही हैं। मैंने कैसे रिकवर किया, बस मेहनत करके। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो दोस्तों, गुरु कृपा की डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम गुरु कृपा के नीट 2024 के रिज़ल्ट के बारे में बात करें। गुरु कृपा के नीट 2024 में जिन बच्चों ने बहुत शानदार अपना रिजल्ट किया है, बहुत शानदार स्कोर किया है और गुरु कृपा को बहुत गौरवान्वित किया है, उन बच्चों के साथ हम आपसे कुछ ना कुछ बातें शेयर कर रहे हैं कि जो नीट 2025 यानी 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इनकी जो यात्रा है, इनकी जो ये एक जर्नी है, इससे उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ है यश जोशी। यश गुरु कृपा के प्री फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है और यश आज हमसे बहुत अच्छी बातें शेयर करेगा। और आपको बता दें कि नीट 2024 में यश ने 710 आउट ऑफ 720 स्कोर हासिल किया है और यश की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 422 है, राइट। तो 422 रैंक है यश की। और यश के 2 जो बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर दोनों, एक जोधपुर एम्स में है और वो MBBS कर रहे हैं वहीं से, और एक राजस्थान के सिरोही मेडिकल कॉलेज में GMC सिरोही में है, वो वहाँ से मेडिकल कर रहे हैं। तो यश की जो ये जर्नी है ये अपने से शेयर करेंगे, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी टिप्स देंगे। तो यश, कैसा लग रहा है? कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो कि आपने कितना बड़ा एक माइलस्टोन, जो आपका एक ड्रीम था, जो हमारा भी ड्रीम था आपके साथ कि यश बहुत अच्छा एक स्कोर अचीव करेगा, तो आपने बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है। तो कैसा लग रहा है? स्कोर जो अचीव किया वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है, उसकी खुशी इतनी है। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। तो यश, तो आपकी जर्नी बताएं थोड़ी सी, कहाँ से हैं? तो मेरा गांव गोगासर गांव है, रतनगढ़ के पास। मेरे मतलब फादर पहले बंगाल रहते थे, वेस्ट बंगाल, तो वो वहाँ से पढ़ाने के लिए आए हम लोगों को यहाँ पे आए तो मेरे बड़े भाई का एडमिशन करवाया। उसके बाद वो 1 साल हॉस्टल में रहा, फिर उसके बाद मेरे पापा यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो 5 साल का पता ही नहीं चला कब गुजर गए, बहुत ही अच्छा सफ़र था। तो मेरे 3 साल तो मतलब ऐसे ही लगा कि बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, वैसा ही फील हो रहा था। और कुछ मेरा स्कोर जो ये आया है उसके पीछे कुछ प्री फाउंडेशन का भी हाथ है, मतलब उसमें मेरे बढ़िया कैलकुलेशंस, जो चैप्टर्स है 11-12 के उनके भी थोड़ा मतलब प्रोफाइल वगैरह बताई 8, 9, 10th में, तो उससे भी मेरा स्कोर बूस्टअप हुआ। उसके बाद जब मैंने 11th स्टार्ट की तो मैं यहाँ स्टार्टिंग के ही बैच में आ गया था। स्टार्टिंग के बैच में आने के बाद मैंने बहुत बढ़िया स्कोर करना चालू किया। शुरुआत से ही मेरा स्कोर सही था। फिर उसके बाद जब माइनर होने के बाद हमारे क्या है यहाँ पे RTS होते हैं मैम, उसमें स्कोर मेरा कम आने लग गया था। तो उसमें स्कोर कम आता था तो मेरी टेंशन होने लग गई, क्योंकि क्या है पहली बार डाउन आया, शुरुआत से अब से चालू किया तो फिर डाउन में आया। तो फिर मैंने मेरे मेंटर्स, काउंसलर्स जैसे सुष्मिता मैम है, उनका बहुत सपोर्ट लिया। फिर उसके बाद मैं फिर से बढ़िया स्कोर करना चालू किया, मतलब 11th के एंडिंग में फिर से मेरा एक बार डाउन स्कोर आना चालू हुआ। तो फिर मैम ने मेरे को संभाला, मेरे काउंसलर्स ने संभाला, बुढ़ाने सर ने बात की, तो फिर उसके बाद सही चला। इतनी थी 11th में। 11th मेरी एक गलती थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी अभी 11th में बच्चे हैं, कि मैं उस टाइम थोड़ा चंचल बहुत ज़्यादा था। मैम मेरे को हमेशा ही कहती रहती थी कि तू जिस दिन अपनी चंचलता को छोड़ देगा तू मतलब आसमां को छू लेगा। तो बस वही बात मैंने मतलब उस समय नहीं मानी। आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस बात को उसी समय मान लेता तो आज शायद मैं 720 स्कोर कर सकता था, परंतु उस टाइम मेरी मतलब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैम जो आपको कहे, जो आपके काउंसलर्स, मेंटर्स आपको कहे, वो बात आपको माननी चाहिए। दूसरी गलती मैं अपनी 11th की मेजर गलती बताऊँगा कि मैंने मेरे 11th में जैसे भी पेपर दे के आता था मैं, तो पेपर देने के बाद में मैं मतलब पेपर को एक साइड में ही रख देता था, बस नंबर जोड़े
बढ़िया आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, बस नंबर जोड़े और साइड में रख दिया। तो मेरी यही बहुत बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर जो है आप अगर सॉल्यूशन नहीं करेंगे उसका, मतलब वापस आप उस क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे जो आपको छोड़ के आए हैं आप वो पेपर में, तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। आप ये सोच के वो पेपर दें और वो उस पेपर को वापस करें कि यार जिस दिन अगर मान लीजिए कि इसमें से नीट में से सवाल आ गया, और वो जायज़ है कि सवाल आना ही है, अगर गुरु कृपा के पेपर से आ रहे हैं तो मेजर सवाल जो, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा 95% जो सवाल है वो गुरु कृपा के पेपर में से आते ही हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो आप एक बार यही सोच लीजिए कि मैं अगर ये मैंने छोड़ दिए तो ये अगर नीट में आ गया तो मेरे स्कोर को ये दिक्कत दे सकता है। तो पेपर का सॉल्यूशन करें 11th में तो। और बाकी एनसीईआरटी जो है बायो की मैं कहना चाहूँगा, तो बायो की एनसीईआरटी आपको इतनी बार पढ़वा देंगे ये, मतलब नीट से पहले आपको 15-16 बार आराम से आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे। और अगर खुद से पढ़ने की भी कोशिश करो, खुद से भी कुछ एफर्ट्स और डालो, तो आप कम से कम 20 बार तो पढ़ ही सकते हैं। और आप जानते हैं कि एक चीज़ को अगर 20 बार हम पढ़ लेंगे तो फिर नीट में स्कोर तो बढ़िया आना ही है। कोई भी चैप्टर को 20 बार पढ़ लोगे तो आप मतलब ये समझ लो कि आप एकदम मुँह जुबानी रट जाएगा वो आपको। अगर कोई उस चैप्टर का नाम बोले आपको तो आप पूरा चैप्टर बोल दोगे, ऐसी हालत हो जाएगी लास्ट में। तो 11th में तो यही चला। फिर मैं जब 12th में आया तो बढ़िया स्टार्ट किया मैंने। फिर से मेरे 11th में जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही मैंने बढ़िया स्टार्ट किया, बढ़िया स्कोर आ रहा था। तो 1-2 महीने हुए, फिर मेरे जो है दादाजी है उनकी 3 मई को डेथ हो गई थी। तो उस डेथ के कारण मेरे 12-15 दिन तो है वो क्लास एब्सेंट रही। उस समय भी मैम ने मेरे को कहा था कि बेटा कोशिश करना कि 2-3 दिन में ही वापस आ जाए, परंतु घर वालों ने कहा कि नहीं, दादाजी है तो 10-15 दिन तो रहना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने क्लास स्किप की, फिर आया मैं। तो आने के बाद मेरे को, आप विश्वास नहीं करोगे कि जो वो 15 दिन का एक छोटा सा पोर्शन होता है, 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती वैसे, 15 दिन ऐसे निकाले तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, किंतु 15 दिन का जो वो कोर्स था उसको मुझे रिकवर करने में 4-5 महीने लग गए थे। तो मैं यही तीसरी सबसे बड़ी आपको गलती बताना चाहूँगा कि क्लास कुछ भी हो बहुत कम आपको छोड़नी है, या फिर नहीं छोड़ोगे तो बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने 11th में एक भी क्लास नहीं छोड़ी थी, परंतु 12th में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी तो मैंने 15 दिन की क्लास छोड़ दी, तो उसको मुझे रिकवर करने में 4-5 महीने लग गए। तो आप, मैं चाहूँगा कि ये गलती बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद मैंने फिर रिकवर किया, फिर DTS चलने चालू हुए, DTS हमारे चलते रहते थे। यहाँ एक बार रोकूंगी यश कि आपने उसको रिकवर कैसे किया। मान लो 2 हफ्ते की, 2 वीक की जो आपके टॉपिक्स है, 12th के टॉपिक्स थोड़े से डिफिकल्ट तो होते ही हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। 11 के होते कंसेप्चुअल, 12th का थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में कंसेप्चुअल होते हैं, जैसे ऑप्टिक्स टाइप की ऐसे कुछ है, या इक्विलिब्रियम जैसे बोलते हैं, ऐसे कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो कंसेप्चुअल। जी मैम। तो आपने उसको कैसे कवर किया, क्या किया प्लानिंग? मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँगा कि जब हम पढ़ रहे थे तो फिजिक्स में मेरा बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, जो मेन मतलब बढ़िया स्कोर करने वाला होता है, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एवरेज आते हैं मैम। तो उसमें मेरे समस्या आई थी, तो फिर मेरे को मेरे टीचर्स ने जो है, मेरे भाइयों ने, वो उन्होंने मेरे को पढ़ाया वापस। फिर भी मेरे समझ में नहीं आया। क्या है कि एक बार जो क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है मैम, क्लास में एक टीचर अलग ढंग से पढ़ाते हैं, और जो वो टीचर वापस बताएंगे मैम तो उसमें वो फील नहीं आएगी जो क्लास में उन्होंने बताया। तो उसी चीज़ को मैंने कवर करने में 3-4 महीने ले लिए। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी उस टाइम, तो मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बेसिक ही चल रहा था, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आई थी। मान लीजिए उसमें तो 6-7 महीने आराम से लग गए थे। उसमें भी मेरे भाइयों ने, टीचर्स ने अच्छे से फिर बताया वापस। तो वैसे करते करते बस क्या है कि मेन इसमें मैं यही कहूँगा कि मैंने कैसे रिकवर किया, बस मेहनत करके। जो है वो मेहनत ही थी कि 4-5 महीने मैंने बढ़िया से मेहनत की, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा, जबकि उनके टेस्ट नहीं चल रहे थे उस समय हमारा दूसरा जो सिलेबस था वो कैरी ऑन चल रहा था। पर मैंने अपने अलग से टाइम निकाल के उनको कवर किया, अलग से 2-3 घंटे मैं रोज़ाना निकालता था। उसके बाद मैंने बढ़िया उनको कर लिया। तो जैसे आप देखते हैं कि यश ने अपनी जो बैकलॉग है, सिर्फ 2 हफ्ते की क्लास, मुझे आज भी याद है मैंने यश के पापा जी से बात की थी कि सर बच्चे की ज़्यादा लंबी आप टाइम मत ख़राब करो, लेकिन उस समय घर का माहौल भी कुछ ऐसा होता है, सब इमोशनल होते हैं, बोलते हैं दादी जी नहीं मान रही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है,
अब ऐसा सिचुएशन है, ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, लेकिन जब बच्चा आया तो उसको सचमुच में वो प्रॉब्लम फेस करा इसने, और उसके बाद इसको ही मतलब वो चीज़ जो है, इसका जो गैप हो गया, इसको उस गैप को फुलफिल भी यश को खुद ही करनी पड़ी अपनी मेहनत से। इसलिए इससे एक मैसेज जा रहा है, कोशिश करें कि आपकी कोई क्लास मिस ना जाए, कोशिश करें कि आप रेगुलर अपने क्लास को अटेंड करें और अपने डेली के डाउट को क्लियर करें, और अपनी पूरी जितने भी डेली के नोट्स हैं वो आप डेली पढ़ें। हाँ यश, और आगे बताएं। मैम जब फिर मैं डीटीएस पे आना चाहूँगा कि हमारे डीटीएस जो है अगस्त से चालू हो गए थे, तो उसमें मैंने पेपर दिया। मेरी क्या है, हमेशा से ही ये तो शायद मेरी सोच है या फिर मैंने अपने ही माइंडसेट में ऐसा बना लिया था कि जब मेरा 360 वाले पेपर लगते हैं, 360 मार्क्स के, तो उसमें मेरे नंबर नहीं आते। मैं हमेशा सोचता था कि जिस दिन 720 वाले पेपर आते हैं उस दिन बढ़िया नंबर आते हैं। तो ये सोच के मैंने फिर कम स्कोर किया उस समय, क्योंकि वो 360 के पेपर चल रहे थे, तो उसमें मेरा फिर से डाउन आया। एक समय तो ऐसा आ गया था कि डीटीएस के बाद में जब फुल 720 वाले स्कोर चालू हुए तो उसमें बिलो 600 भी मार्क्स आए थे 2-3 बार। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप कभी भी ये मत सोचना कि यार मैं कहीं भी मतलब पद से डगमगा रहा हूँ। अगर जिस दिन आपको लगे पद से आप डगमगा रहे हो, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपने काउंसलर्स, मेंटर्स वगैरह टीचर से, जिस एक आपकी ज़िंदगी में हर कोई ना कोई आइडियल तो होते ही हैं। जैसे आपके कोई आइडियल होंगे जिनसे आप मिलते हो तो यार अंदर से एक मन से अलग ही खुशी आती है। तो मैं भी जब मेरे मेंटर सुष्मिता मैम, गोयल सर, बुढ़ानी सर, इनसे मिलता था तो अलग ही एक मोटिवेशन आ जाता था कि यार ये जब ये भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको करने में क्या है। ये तो देखो कब से, जब गुरु कृपा 2007 में बनी थी तो 17 साल हो गए। अगर गुरु कृपा में बुढ़ानी सर 17 साल से मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो 2 साल ही करनी है, या फिर आपको 1 साल ही करनी है अगर आप टारगेट में हैं तो 1 साल बस एकदम छोड़ दो सब कुछ, कि सब कुछ त्याग दो, एकदम बढ़िया से अपने ऊपर फोकस करो। कुछ मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मस्ती करना खराब है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल पढ़ाई में फोकस करना है, सब चीज़ करनी है। जैसे आप पेपर दे के आए तो आप रिलैक्स कर सकते हैं आराम से। उसके बाद डीटीएस हुए, मेन जब पड़ाव आया लास्ट के 4 महीने का मैं कहना चाहूँगा, तो लास्ट के 4 महीने मैं यहाँ पे घर से बाहर ही नहीं निकलता था, घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था, बस किताब ही देखता रहता था। वो अपने आप ही होता था, पढ़ाई में ही मज़ा इतना आने लग गया था कि यार कल पेपर है, पढ़ लेते हैं, बढ़िया स्कोर करेंगे, बढ़िया नंबर आएंगे, फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऐसे मेरे फिर नंबर आने चालू हुए, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और पेपर देता गया। फिर फाइनल डीटीएस आए। फाइनल डीटीएस में भी मेरे उतार चढ़ाव होते थे। मैं हमेशा मैम के पास जाता था कि मैम नंबर ही नहीं आ रहे, क्या करें, कभी कभी तो डाउन हो जाता है। तो मैम एक बात कहती थी कि बेटा देख, जीसीआई का कुछ पैटर्न ही अलग है। जीसीआई क्या करती है, पहले आपको आसमान में उड़ाएगी, आप उड़ रहे हैं, बढ़िया स्कोर आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस में हैं, उसके बाद अचानक से एक पेपर ऐसा देंगे कि आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे। तो ये जीसीआई की आदत थी। तो मैम हमेशा ही कहती थी कि बेटा तू टेंशन मत कर, नीट में बढ़िया कर जाएगा, नीट का पेपर कभी ऐसा नहीं आएगा। और हमेशा जाहिर सी बात है, मैंने देखा था नीट के पेपर को कि वो यहाँ के डिफ़िकल्टी से आधा डिफ़िकल्टी लेवल था नीट के पेपर में। तो जैसे आप देखें कि डिफ़िकल्टीज़ यहाँ जब पेपर होगा तो हार्ड भी देते हैं, इजी भी देते हैं, हर रकम कंसेप्चुअल देते हैं कि आगे का जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उस समय उस दिन कैसा पेपर आएगा किसी को नहीं पता। तो जब एक योद्धा तैयार होता है तो हर रकम उसको सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए जाते हैं। इसी तरह ही स्टूडेंट्स को जो गुरु कृपा के जो टेस्ट होते हैं उनमें कभी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की, बच्चों को कंसेप्ट हर लेवल पे कंसेप्ट आना चाहिए, हर लेवल की यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी तरह अब आए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, बस उसको सीखना है। बहुत ज़्यादा इजी आए तो भी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसको गलत नहीं करना है, वहाँ भी थोड़ा धीरे से उसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और करना है। नहीं आए तो क्या हुआ, कुछ सीखने को ही मिलेगा। और सीख रहे हैं जैसे कि ये बच्चा धीरे धीरे, कई बार स्कोर बहुत कम आया, फिर स्कोर बहुत अप हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, लगातार इसको पता है काम करना है तो इसने काम किया। बहुत अच्छा यश, आपने जर्नी की, बहुत अच्छी बात की। जैसे आपकी फिज़िक्स आपकी स्ट्रॉन्ग थी, लगभग बहुत अच्छी थी आपकी फ़िज़िक्स, क्योंकि आपने भाई 9-10 से आपने बहुत अच्छा अपने कंसेप्ट को बिल्ड किया। थोड़ा वहाँ बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है, फाउंडेशन की थोड़ी, ओलंपियाड की प्रिपरेशन होती है, एनटीएससी की होती है, एचटीएससी, तो बच्चा बहुत कुछ फिज़िक्स केमिस्ट्री के बारे में जान जाता है।
तो आपने वहाँ से आपका लेवल अप हुआ। लेकिन जब यहाँ आप नीट की तैयारी करने आए तो थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंट लगा होगा। मैम यहाँ का तो क्लास का माहौल ही पूरा डिफरेंट लगा था। एक बार तो मतलब टीचर्स को देखा, टीचर्स एकदम थोड़ा सा अलग तरीका था यहाँ पे उनका पढ़ाने का, थोड़ी सी दिक्कतें आई, परंतु फिर जो है सपोर्ट मिला तो सही चला मेरा। और फिजिक्स में तो ये था कि शुरुआत से सही थी, क्योंकि कैलकुलेशंस सही थी मेरी, कैलकुलेशंस मेरी हमेशा से फास्ट रही थी, क्योंकि प्री फाउंडेशन में बढ़िया कैलकुलेशन करवा लेते थे। तो यहाँ पे फिर मेरे को फिजिक्स पढ़ने का तरीका नहीं पता था, तो पढ़ने के तरीके पे मैंने एक दिन बुढ़ाने सर कह रहे थे कि बेटा फिजिक्स में आपको क्वेश्चन की प्रोफाइल याद करनी चाहिए। तो मैं उसी बात को फिर सोचा, कई दिन मैंने सोचा कि यार बुढ़ाने सर कहने क्या चाह रहे हैं। तो फिर पता चला कि क्वेश्चंस की प्रोफाइल जो है, मतलब एक चैप्टर मान लीजिए, कोई सपोज कीजिए कि एसी चैप्टर आपको बता दिया, तो एसी चैप्टर में आपको अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि इस साइड से यह क्वेश्चन बन सकता है और इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन होगा। ऐसे आपको जिस दिन याद रहना चालू हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा आप फिजिक्स में एकदम बढ़िया 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। और फिर केमिस्ट्री में तो फिजिकल केमिस्ट्री थी, उसमें पूरी कैलकुलेशन ही है, फिजिक्स टाइप में कैलकुलेशन आती है, तो वो तो कैलकुलेशन सही थी। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में थोड़ी सी रटने वाला पोर्शन जाता है, तो वो बुढ़ाने सर कहते थे कि उसको आप सोचेंगे कि मैं नहीं, आज ही मैं उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी टॉपिक को आज ही पढ़ के मैं एकदम बढ़िया कर लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अगर एक बार पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो आपका वो ज़रूरी नहीं है कि नीट में सही हो। आप अलग से या फिर GCI की टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करके उसको पढ़ेंगे तो आपका नीट में सही होने वाला है वो क्वेश्चन, अगर उस टॉपिक से आया तो यहाँ पे वही है कि बार बार किसी चीज़ को पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, एक बार पढ़ोगे तो नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया सारी चीज़, किस तरह से फिजिक्स को हैंडल करना है, किस तरह से केमिस्ट्री को हैंडल करना है। तो अब अपने बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी को मतलब किस तरह से पढ़ना चाहिए कि 360 आउट ऑफ 360 आ जाए? बायोलॉजी तो मैम ये है कि शुरुआत में आपको, अगर आप 11th में हैं तो आपको थोड़ी सी NCERT की लाइंस पता नहीं चलेगी, किंतु मैं तो यही कहूँगा कि आप जितनी बार भी NCERT पढ़ेंगे आपको एक ना एक बात पक्का ही पक्का नई मिलने ही वाली है। कभी भी आप पूरी NCERT को ऐसे नहीं सोच सकते कि NCERT पूरी मेरे को आती है। जिस दिन आप ऐसा सोच के पढ़ने लग जाएंगे कि यार नहीं NCERT तो पूरी आती है, कुछ भी नहीं है NCERT में, तो उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन तो गलत होने ही वाला है। आप यही जिज्ञासा करके पढ़िए कि मेरे को NCERT में अभी भी कुछ नहीं आता, मैं और जानने की कोशिश करूंगा, तो आपको अलग ना अलग कोई लाइन मिल ही जाएगी। लाइन टू लाइन बस NCERT पढ़िए, नोट्स अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। लास्ट दिनों में मैं रिकमेंड करूँगा कि एक छोटी सी मतलब मेमो टाइप में आता है, मैंने बना रखा था, तो बस मेरे को जो याद नहीं रहता था, जो भी याद नहीं रहता था वो मैं उसमें लिखता था, बस सिंपल। वो एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स के भी मिनी शॉर्ट नोट्स होते थे मैम, तो वो बना के रखता था मैं। तो वो मेमो फिर मैंने तीनों के सब्जेक्ट बनाए थे, तो जब मैं नीट के दिन जा रहा था सेंटर पे तो वो तीनों जो है छोटी छोटी कॉपी मैंने लेके गया था साथ में। तो मैं बायोलॉजी की वही रिवाइज कर रहा था, तो आप विश्वास नहीं करोगे शायद कि उसी जो छोटी सी कॉपी थी उसमें ही मुझे वहाँ पे 30-40 सवाल मिल गए थे नीट में। तो उसको ही देख के मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आया पेपर में बैठ के कि मेरा पेपर बढ़िया हो गया। तो मैं भी चाहूँगा कि आपको जो चीज़ याद नहीं रहती उस चीज़ को आप लिख लोगे और उस चीज़ को बार बार पढ़ लोगे। मेरा यही था कि मैं उसी कॉपी को रात को सोने से पहले पढ़ता ही था। तो मान लीजिए कि मैंने 16 बार किसी चैप्टर को पढ़ा या 17 बार पढ़ा, तो वो रोजीना रात को पढ़ लेता था, तो ऐसे करके एक बार और फिर वो रिवाइज हो जाता था। तो यही मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी बायोलॉजी में, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वो सही थी। बहुत अच्छा, जैसे यश ने अभी अपने को बोला, जैसे हम भी बार बार बता देते हैं कि कोई भी आपकी गलती होती है, कहीं भी आपके मिस्टेक्स होते हैं, कहीं भी आपको डिफ़िकल्टीज होती है, वो कहीं स्टोर करके रखो, वहाँ लिखो और उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से आपका रिप्लाई आना चाहिए इंस्टेंट। क्योंकि नीट का फंडा यही है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, विद इन अ टाइम लिमिट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। सो दैट्स वाई कि आप अगर मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करेंगे, मिनिमम कंटेंट एंड मल्टीपल रिविजन,
यही है नीट का मेन मोटो। तो जब बच्चा उसको बार बार अपनी गलतियाँ, जहाँ उसके मिस्टेक्स हो रहे हैं वो उसको बार बार रिवाइज कर रहा है, तो बस वो छोटी छोटी गलतियाँ ही तो होती है और उसको रिवाइज करने से वो रिकॉल कर पा रहा है। जैसे यश ने बोला कि उस दिन उसने बस एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले उसको एक बार अच्छी से रिवाइज कर लिया तो कितनी बड़ी बेनिफिट मिला। नहीं तो इतनी बड़ी एनसीईआरटी या इतने सारे नोट्स या इतने सारे पेपर वो कैसे देख के जा सकता था। तो उसने अपनी मिस्टेक्स को छोटी सी एक उसमें संभाल लिया और उसको वो बार बार रिवाइज इसलिए कर ले। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स टाइप का या इस तरह से मिस्टेक डायरी या कोई ऐसे छोटे छोटे कोई बुकलेट या कोई डायरी मेंटेन करिए और उसमें अपनी गलतियाँ लिखिए, उसका सोल्यूशन लिखिए और उसको रिवाइज करिए। दैट्स इट। तो मैं एक आपको नीट में सक्सेस का मंत्र बताना चाहूँगा। लोग आपको कहेंगे कि ये कर वो कर, कुछ नहीं, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। पहली बात तो हमें एक सर कहते थे कि बेटा जब आपके फिंगरप्रिंट ही सेम नहीं हो सकते, जब आपके अंगूठे का छाप ही सेम नहीं हो सकता, तो आपका ब्रेन कैसे सेम हो सकता है दो व्यक्तियों का। तो आप खुद ही अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, खुद ही सोचिए कि मुझे कैसे फाइट करना है। एक समझ लीजिए नीट एक युद्ध है, एक युद्ध में आपको जाना है और वहाँ पे आपको फतेह करके आनी है। तो बस वैसे ही मान के आप अपने दिमाग में स्ट्रेटजी बनाते जाइए। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि मेन जो मंत्र है वो है कॉन्फिडेंस। बस मैं तो इसी चीज़ को मानता हूँ। अगर आपका कॉन्फिडेंस वीक रह गया, अगर आपका कॉन्फिडेंस नीट के समय वीक रह गया तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आपको कॉन्फिडेंस हमेशा बहुत बढ़िया रखना है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। मेरी एक और गलती बताऊँ तो मैं एक समय आ गया था 11th के टाइम पे, जब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। उस समय मेरे काउंसलर्स मैडम ने मेरे को बताया था कि बेटा तू हवा में आ रहा है, एक बार थोड़ा नीचे रहे। तो उसी समय मैंने बोला कि क्या है यार, सही तो आ रहा है, सब सही आ रहे हैं, मैं तो फुल ओवर कॉन्फिडेंस में था। तो अचानक से फिर डाउन आना चालू हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, आप कॉन्फिडेंस रखो। कभी ऐसा भी होगा या हो रहा है या होगा आगे आपके साथ कि जब आप पेपर देने जाओगे, बिना पढ़े पेपर देने जाओगे तो भी बढ़िया स्कोर कर जाओगे। तो ऐसे जब होगा ना आपके साथ तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। तो यही है नीट तक, जब तक आपके डीटीएस चालू हो जाएंगे तब आपका कॉन्फिडेंस होगा आसमान पे, और जब आप डीटीएस देते जाओगे तो और बढ़ता जाएगा। और नीट के समय में यही कहना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस मत लूज करना। नीट के समय एक मैंने और काम किया था कि जैसे मैं नीट के समय ऐसा लगा कि कहीं यार डगमगा रहा हूँ, तो मैंने मेरे आइडियल को फ़ोन किया। मैंने उससे मेरे जो भी आइडियल थे उनको फ़ोन किया और उनसे बात की, तब मन हल्का हुआ। तब मैं फिर सोचा कि नहीं यार, आज नीट का एग्ज़ाम है, मैं बढ़िया से करूँगा और बढ़िया से फाइट करूँगा, एकदम योद्धा की तरह वहाँ जाके फतेह करके आऊँगा। तो बस यही था मैम। और एक और बात बताना चाहूँगा, जब भी आप डीमोटिवेट हो तो मैं तो एक ही बात सोचता था हमेशा कि जिस दिन ऐसा सोच तू कि जिस दिन तू नीट निकालेगा, बढ़िया नंबर से नीट निकालेगा, तो जिस दिन उत्सव आएगा और उत्सव में आपके मम्मी पापा दादी वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, जब उनको वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, स्टेज पे बुढ़ाने सर सम्मानित करेंगे, मैम सम्मानित करेंगे, तो उस समय आपको अलग ही वो पल ही सोच के आपके अंदर गूज़बम्स आने लग जाएंगे अपने आप। जब मैं ऐसा सोचता था गूज़बम्स आने लग जाते थे और मेरा मन करता था कि यार नहीं, और मेहनत करेंगे तब बढ़िया आएगा और उत्सव में मजे आएंगे। तो यही सोच के आप पढ़ाई करें कि उत्सव में आप इंजॉय करेंगे, और उत्सव में आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आप बढ़िया से मेहनत करेंगे। उत्सव मतलब सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री। गुरु कृपा में जब हर साल नीट में जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसके बाद गुरु कृपा अपने इन्हीं बच्चों से एक सेलिब्रेशन करती है, विक्ट्री को सेलिब्रेट करती है। और जब बच्चा मेडिकल कॉलेज में चला जाता है उसके बाद हम उनको इनवाइट करते हैं, उनके साथ उनके दादा दादी नाना नानी जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, जिनको भी वो लाना चाहें उन सभी को हम बुलाते हैं और स्टेज में उस बच्चे के साथ उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको हम सम्मानित करते हैं। तो यश वही चीज़, क्योंकि यश ने 2 बार उसको फेस कर चुका है, अपने बड़े दोनों भाइयों के साथ यश ने उस सिचुएशन को फेस कर चुका है। तो यश को पता है कि कितना अच्छा सम्मानित अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सम्मानित होते देख कितना अच्छा लगता है। इस दिन के लिए भी यश मोटिवेटेड रहता था। इस दिन के लिए भी यश ने, जब भी उसको ऐसा लगा कि नहीं हो रहा अब कितना करे, तभी भी यश को वैसे थोड़े दिन की और बात है, वो दिन आएगा उसके लिए काम करो। बहुत अच्छा यश कि बहुत शानदार कि उत्सव के लिए भी या कुछ अपने पेरेंट्स को सम्मानित करने के लिए एक सपना आपने देखा और वो सपना हकीकत में बदल रहा है। तो कोई ऐसा फ़नी मोमेंट भी आप शेयर कर दो कि ऐसा कोई एक फ़नी मोमेंट था कि
अच्छा लगे, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे, क्योंकि आप थोड़े चंचल बच्चे हैं, तो ऐसे बहुत सारे थोड़े टिप्स, ऐसी कुछ बातें हैं जो आप कुछ शेयर करना चाहें कि थोड़ा बच्चे हंस लें? हंसने की तो बात ये है कि ऐसा भी है कि मतलब बदमाशी कर देते थे तो क्लास से बाहर भी निकाल देते थे। मैं तो यही कहना चाहूँ कि आप क्लास में मस्त होकर बैठो। ऐसे सोचो कि यार वो टीचर जो है ना वो अपने को ही पढ़ा रहा है और अपने को ही बता रहा है जो बता रहा है। उस टीचर से इतना फ्रैंक हो जाओ, उस टीचर से इतना जुड़ जाओ कि आप कुछ भी बोलो वो मतलब हर चीज़ माने आपकी, जो भी आप डाउट पूछो तुरंत आपको बताए। इतने मस्त होके पढ़ो क्लास में कि सभी बोले यार पढ़े तो इसकी तरह पढ़े, ये एकदम फ्रैंक भी है। सब मेरे को कहते थे कि ये इतना फ्रैंक है और इतने बढ़िया स्कोर करता है। मैं टेंशन आ जाती थी बाकियों को मैं मतलब इतना बात करता था क्लास में टीचर के साथ। कांटेक्ट कभी नहीं छोड़ा क्लास में मैंने। टीचर से बात करते रहते थे, चाहे वो नए आए चाहे पुराने हो जाए, कैसे भी आए टीचर से बात करते रहते थे। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप टीचर से बात करें, मस्त होकर पढ़े क्लास में, कोई टेंशन नहीं है आगे की, अभी कुछ मत सोचना। जैसे मेरी एक बात और बताऊँगा मैम कि 11th में बीच में मेरी ये थॉट आ गया था यार नीट में तो इतना सारा सिलेबस आएगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा डगमगा गया था। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचें कि नीट में यार इतना सारा आएगा कैसे वो करेंगे, वो अपने आप हो जाएगा लास्ट में। ये कहते हैं ना मैम, जैसे कहा कि स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स आते हैं, रिफ्लेक्स से कुछ सेकेंडों में ही आते हैं, मतलब मिली सेकेंड्स में आते हैं रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स मिली सेकेंड्स में आते हैं। तो ऐसे सोच लो कि आप किसी चीज़ को इतनी बार पढ़ लोगे तो स्पाइनल कॉर्ड से अपने आप रिफ्लेक्स आएंगे, मिली सेकेंड्स में आंसर आएंगे, और वो जब आंसर आएंगे तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि यश ने कहा, मैंने भी यश की जर्नी देखी, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो यश के क्लासमेट्स हैं, वो सभी ये कहते हैं कि यश के साथ जो बैठेगा वो बिल्कुल हंसता रहेगा और वो बड़ा मस्त रहता है, कभी किसी को मतलब प्रेशर में नहीं आने देता। और इसकी जर्नी बड़ी मस्त रही, कभी कम भी आए तो भी थोड़ा सा मुरझाया, लेकिन फिर अपने काम को हंसते खेलते यश ने इतनी बड़ी एक मुकाम हासिल की है। तो बिल्कुल आप भी यश की तरह हंसते मुस्कुराते अपनी जर्नी की तरफ बढ़ते रहें। और कुछ आप कहना चाहें? बस यही है, अगर आपको कोई डांट दे, कभी आपके नंबर कम आएंगे तो आपकी मम्मी ये भी कह सकती है कि बेटा ऐसे नंबर ला रहा है तो सिलेक्शन कैसे होगा। वो ये नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। कोई माँ बाप, मैं तो शायद ही जानूंगा कि वो ऐसा चाहे कि किसी का सिलेक्शन ना हो। वो आपके भले के लिए डांटेंगे, आपको आपका ब्राइट फ्यूचर देखने के लिए डांटेंगे कि यार आज इसको डांटेंगे, ये अच्छे से पढ़ाई करेगा, ये अच्छे से मेहनत करेगा तो कल बढ़िया स्कोर करेगा। तो आप डांट से ज़्यादा टेंशन में बताइए कि जो पीछे वो फीलिंग्स है, उस डांट के पीछे जो फीलिंग्स है, जो आपके माँ बाप, टीचर, काउंसलर जो शेयर करना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करें, आप उसको गौर फरमाएं, उसको आप ध्यान से देखें, तब जाके आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। एक बात और है कि आप गुरु कृपा में हैं तो आपको तो ब्लाइंड फॉलोवर बनना पड़ेगा। बुढ़ाने सर अगर आपको कह दे कि बेटा रात को ही दिन मान ले तो बस मान लो, बस आंख बंद करके मान लो, बुढ़ाने सर कह रहे हैं तो वो सही है, जैसे कह रहे हैं वैसे कर लोगे तो सिलेक्शन पा जाओगे। अपना दिमाग लगाओगे तो दिक्कत आ सकती है। जैसा आपके मेंटर्स, काउंसलर्स, बुढ़ाने सर कहें वैसे तैयारी करते जाओ। मतलब आप पेपर दे रहे हो, वो उनकी हेडेक है कि कौन सा पेपर कब लेना है, कैसे लेना है। आपकी तो हेडेक बस इतनी है कि आपको पेपर दे के आना है और उसको वापस सॉल्व करना है। वो अपने आप करेंगे आपका जो भी है कि कहाँ पे बैठाना है, क्या करना है, कैसे पेपर लेना है, अब कौन से चैप्टर का लेना है, अगली सीरीज कब से चालू करनी है, कितने दिन से पेपर कराने, वो सब उनकी हेडेक है। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस पेपर देते जाना है। जब आपको बताए कि कल पेपर है या परसों पेपर है, जैसे शेड्यूल हो उसको फॉलो करें और बढ़िया स्कोर कर लेंगे आप। तो यस, जैसे कि आपकी ये 4 साल की जो जर्नी थी, 1 साल क्लास 8 में तो आप कोविड टाइम पे आप घर पे ही थे, ऑनलाइन के स्टूडेंट थे, उसके बाद 9, 10, 11, 12, तो कई बार ऐसा नहीं लगा कि ये क्यों ही पढ़ रहे हैं हम, एंजॉयमेंट भी तो थोड़ी सी होनी चाहिए, इतना बोरिंग सी एक जर्नी। कई एक छोटा सा बच्चा थक नहीं जाता क्या? जी मैम, थकते तो हैं। मैं मतलब 9, 10 का तो पता ही नहीं चला, क्योंकि उस समय तो मस्ती भी चलती थी पैरेलल में और पढ़ाई भी चलती रहती थी। 11th में जोर आना चालू हुआ। 11th में जैसे हम आए थे, उसके बाद बढ़िया क्लास चल रही थी, तो रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं थी मैम, 1 दिन की छुट्टी मिली थी। तो उस टाइम फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार कब छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे क्या है कि बुढ़ाने सर पुचकार के काम करवा लेते हैं। दिवाली के टाइम पे फुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, यार कब देंगे छुट्टी। 11th में थे उस टाइम नीट दूर थी, पर नीट तो होती रहेगी, क्या यार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, छुट्टी दे नहीं रहे। तो उस टाइम फिर उन्होंने 15 दिन का गैप दिया हमको, बढ़िया हॉलीडे लीव दी। तो उस टाइम फिर शांत हुए, फिर
फिर ऐसा था कि कई होते हैं जो छुट्टी के बाद आते हैं, घर को याद करते हैं, घर की याद में बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। हम जब 12-13 दिन हो गए थे मैम, तब हमको ऐसे अंदर से अजीब सा लगने लग गया था, यार कोचिंग नहीं जा रहे, कोचिंग जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, पेपर देंगे, ऐसी कोचिंग जाके मेहनत करनी चालू करेंगे, वापस क्लास लेंगे। तो फिर वैसे ही जुनून से हमने स्टार्ट किया, और फिर होली आई, होली में सेशन लीव मिला, फिर 12th आई, 12th में बढ़िया से मेहनत करते गए, और फिर छोटे छोटे ब्रेक्स होते गए और यश ने अपनी उस पड़ाव को पार कर लिया। बहुत अच्छा यश, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें करके। तो साथियों, आपने भी देखा बच्चों कि किस तरह से यश ने अपनी पूरी जर्नी को हंसते खेलते मस्ती, इसने प्रेशर आया तो उसको लिया नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रेशर तो लेना चाहिए। बिना प्रेशर के कभी भी कोहिनूर नहीं बनता, कभी भी हीरा नहीं बनता। तो हीरा बनने के लिए या कुछ अच्छा बनने के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर, थोड़ी बहुत दबाव होनी चाहिए, लेकिन उस दबाव को झेलने की आप में ताकत भी होनी चाहिए। आपके टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। और नीट 2025 जैसे इन बच्चों ने कीर्तिमान रचा, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट अब आपकी बारी, तब आप भी वहाँ कहीं ना कहीं एक ड्रीम, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन या कोई भी एक टारगेट इस तरह से लेके अपने छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो यश, मेरी तरफ से तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और आप भी अपनी तरफ से जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको आप एक बार और एक अच्छी सी शुभकामनाएं, एक अच्छी सी कोई बात बोल दीजिए, फिर अपन इस सेशन को बिल्कुल कंप्लीट करने में, फिनिश करने में आ गए। आखिर में यही बात कहना चाहूँगा कि बस पढ़ते रहो। हमारे बुढ़ाने सर एक बात कहते हैं, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो। बस यही मैं कहना चाहूँगा, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो। देखो, पढ़ाई करे बिना कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि 1-2 घंटे पढ़ लेंगे यार नीट क्रैक हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो 14-15 घंटा पढ़ेंगे नीट क्रैक होनी है, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आप सिलेक्टिव पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, रिवाइज बार बार करते रहो, बस अपने आप होगा। लक्ष्य आप, एक होता है ना कि जब सुनसान रास्ते पे चलते जाते हैं एकदम सीधा रास्ता है तो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं होता। जैसे जैसे आप चलते जाओगे अपने आप क्लैरिफिकेशन आएगा, अपने आप आपको बाकी चीज़ों का ध्यान पड़ने चालू हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, बस आप चलते जाओ। बुढ़ाने ने कहा है ना कि तुमको रास्ता बता दिया, तुमको फाइनल डेस्टिनेशन बता दी, चलना तुमको ही पड़ेगा। वो नहीं चलवा पाएंगे आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपसे मेहनत नहीं करवा पाएंगे। वैसे मेहनत तो क्यों नहीं करवा पाएंगे, टेस्ट ही इतने लगवा देते हैं मैं रोजाना। 12th में लगभग 160 टेस्ट हो जाते थे, तो एवरेज एक साल में हर 2 दिन से पेपर। तो मेहनत तो क्यों नहीं करवाएंगे, मेहनत आपसे खूब करवाएंगे। बस वही है ना कि एक तो दिल से मेहनत करो, और एक यार करते जाओ, बस बेफालतू में बेमन से करने में कोई फायदा नहीं है। मन से पढ़ो, तब मजा आएगा और बढ़िया स्कोर होगा। बस मंजिल आपको ही चलनी है, और इसको बहुत मोटिवेशन के साथ और लगातार चलते रहिए। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स अपने पेरेंट्स के साथ बात करते रहिए, अच्छी बातें करते रहिए, पॉजिटिव बातें करते रहिए, फ्यूचर की बातें करते रहिए, तो आपका मन लगा रहेगा अपने काम में। क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा कि कर्म ही तेरा कल होगा। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा कि कर्म ही तेरा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। जैसे इन बच्चों की कर्म में सच्चाई थी तो इनका कर्म कहीं भी निष्फल नहीं हुआ और ये अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आप भी इसी तरह मेहनत करें। तो अगली कड़ी में फिर हम मैं कुछ और बच्चों के साथ अपन गुफ्तगू करेंगे, उनसे कुछ ना कुछ अच्छी टिप्स चुराएंगे और किस तरह से वो सफल हुए उस कहानी को फिर अपन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।